गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो करेंगे शिवाजी के शासन प्रबंध की। शिवाजी जो कि भारत में हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, तो आखिर हमें ये देखना है कि शिवाजी की शासन व्यवस्था क्या थी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। शिवाजी का शासन प्रबंध, शिवाजी का शासन प्रबंध किस प्रकार का था, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था किस प्रकार की हुई थी। तो शिवाजी ने जो राज्य की व्यवस्था की थी वो अपने राज्य को विभिन्न भागों में बांटा हुआ था। तो सबसे ऊपर था केंद्रीय शासन या राज्य। राज्य पूरा क्षेत्र था जिस पर के शिवाजी का शासन स्थापित था, शिवाजी का राज्य था। और यहाँ समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवाजी का राज्य जो है वो एक ही स्थान पर नहीं था या एक ही इकाई के रूप में नहीं था, बल्कि एक मुख्य इकाई से दूर भी सुदूर भी कई क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर रखा था। तो वहां की शासन व्यवस्था कैसे चलाती थी ये हमें देखना है। तो सबसे पहले जो व्यवस्था थी वो राज्य स्तर पर थी या केंद्रीय स्तर पर थी। उसके बाद राज्य को कई प्रांतों में बांटा हुआ था। राज्य को प्रांतों में बांटा हुआ था और ये 4 प्रांत थे। उत्तरी प्रांत था, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत था, दक्षिणी पूर्वी प्रांत था और दक्षिणी प्रांत था। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था अलग तरीके से चल रही थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था के नियंत्रण के अंतर्गत। इसके बाद प्रांतों को उन्होंने महाल में बांटा हुआ था। प्रांत जो है वो महाल में बांटे गए थे, यानी प्रांतों को भी सही तरीके से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए उसके कई भाग किए गए थे और उस भाग को महाल कहते थे। अब महाल को भी कई भागों में बांटा गया था। इनको तर्फ कहते थे, तर्फ कहा जाता था, यानी महल कई तर्फों के अंदर बटा हुआ था। और तर्फों के अंदर जो सबसे छोटी इकाई थी शासन प्रबंध की वो थी गांव। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि शिवाजी की शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक बना हुआ था वो किस प्रकार से था। सबसे पहले राज्य स्तर पर केंद्रीय शासन की व्यवस्था थी। उसके बाद प्रांतीय स्तर, प्रांतों बटे हुए थे, प्रांतों में व्यवस्था थी। इसके बाद प्रांत महालों में बटे हुए थे और महाल तर्फों में बटे हुए थे और तर्फ के बाद गांव सबसे छोटी इकाई होती थी शासन प्रबंध के अंतर्गत। लेकिन प्रत्येक स्तर पर जो 5 स्तर थे, इन पूरे 5 स्तरों पर बहुत ही दुरुस्त व्यवस्था थी, जिसके कारण से जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। तो अब हमें यही देखना है कि ये सभी स्तर पर शासन व्यवस्था किस प्रकार से चल रही थी। तो केंद्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो केंद्रीय स्तर पर सबसे सर्वोच्च पद पर राजा होता था जो अंतिम निर्णय लेता था और वो स्वयं शिवाजी थे। यानी जो भी शासन के अंतर्गत हो रहा है और उसमें कोई भी मुश्किलात आ रही है तो उसका अंतिम निर्णय राजा के द्वारा लिया जाता था, जो स्वयं छत्रपति शिवाजी ये निर्णय लेते थे। और केंद्रीय स्तर पर शासन चलाने के लिए एक यूनिट बनाई गई थी, एक इकाई बनाई गई थी, एक संस्था इस तरीके से बनाई गई थी और उसको कहा गया था अष्ट प्रधान। यानी उसमें 8 पदाधिकारी होते थे अलग अलग, वो अलग अलग विभागों का कार्य संभालते थे, जिससे कि सभी विभाग सही तरीके से कार्य करते रहे। इस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले अब हम चलते हैं आगे देखेंगे प्रांतीय स्तर पर जो प्रोविंशियल स्टेटस था, स्टेज था, उस स्टेज पर क्या व्यवस्था थी ये देखें। तो हमने पहले ही आपको बताया कि 4 प्रांतों में बटा हुआ था पूरा का पूरा राज्य जो है शिवाजी का। उत्तरी प्रांत,
दक्षिण पूर्वी प्रांत, दक्षिण पश्चिमी प्रांत और दक्षिण प्रांत, ये 4 भाग थे। अब हम ये देखेंगे कि प्रांतीय स्तर पर शासन कैसे चलता था, कौन चलाता था, क्या व्यवस्था थी। तो देखेंगे कि जो सबसे पहला प्रांत था जिसको कि नॉर्दर्न प्रोविंस कहते थे, यानी उत्तरी प्रांत कहा जाता था। इस प्रांत के अंतर्गत बंबई और बंबई से उत्तर का पूरा भाग जिसमें सूरत आता था, सालेर आता था और उसके आसपास का क्षेत्र शामिल था। यहाँ की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से मोरो त्र्यंबक पिंगले नामक जो व्यक्ति थे वो देखते थे और इनकी मदद के लिए विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारी होते थे, कारकुन होते थे और कर्मचारी होते थे जो पूरी की पूरी व्यवस्था को चलाते थे। तो उत्तरी प्रांत के अंतर्गत मोरो त्र्यंबक पिंगले जो थे वो पूरी शासन व्यवस्था एक तरीके से देख रहे थे। इनको आप एक तरीके से गवर्नर मान सकते हैं कि प्रांतीय एक तरीके से जिम्मेदार व्यक्ति प्रांत का था जो शासन व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी रखते थे और जो भी दिक्कत आती थी या जो भी परामर्श लेना होता था उसके लिए वो राजा के साथ अर्थात छत्रपति शिवाजी के साथ परामर्श लेते थे, वार्ता करते थे। दूसरा प्रांत था दक्षिण पश्चिमी प्रांत। दक्षिण पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उसमें सांगली, कोल्हापुर आदि क्षेत्र थे और इनके आसपास का जो इलाका था वो इसके अंतर्गत आता था। यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे थे वो थे अन्नाजी दंतो। अन्नाजी दंतो जो थे वो यहाँ की व्यवस्था देख रहे थे। पूरे प्रांत की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और वो उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे थे। एक बात बताना बहुत जरूरी है कि ये जो पूरी व्यवस्था थी, ये पूरी व्यवस्था एकदम जिम्मेदार व्यवस्था थी। इसमें कोई भी आनाकानी नहीं होती थी और जितने भी ये पदाधिकारी थे ये सभी शिवाजी के विश्वास पात्र लोग थे। इसके बाद देखेंगे तीसरा जो प्रांत था दक्षिण पूर्वी प्रांत। दक्षिण पूर्वी प्रांत जो था उसके अंतर्गत जो क्षेत्र था उसमें सतारा और कोलार प्रमुख इलाका था। जो कोलार वर्तमान समय के अंदर कर्नाटक में है, वहां का इलाका, और सतारा जो महाराष्ट्र में है, इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र था वो इस दक्षिण पूर्वी प्रांत के तरफ आता था। क्योंकि ये शिवाजी के राज्य का पूर्वी क्षेत्र था और दक्षिणी था, इसलिए इसको दक्षिणी पूर्वी प्रांत कहा जाता था। यहाँ की पूरी व्यवस्था दंतोजी पंत के हाथ में थी। दंतोजी पंत के हाथ में थी। वो पूरी की पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी को निभा रहे थे। इसके बाद अगला जो प्रांत था वो था दक्षिणी प्रांत। दक्षिणी प्रांत जो था वो मुख्य भूमि से बहुत दूर था, सुदूर था, बल्कि ये पूर्वी तट पर था। दक्षिण भारत के पूर्वी तरफ जहां पर जिंजी तंजौर का उत्तरी भाग, ये पूरा का पूरा जो इलाका था वो इस प्रांत के अंतर्गत आता था। और यहाँ का जो शासन देख रहे थे वो थे रघुनाथ पंत हनुमंते। रघुनाथ पंत हनुमंते नामक व्यक्ति थे जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी को निभा रहे थे, प्रांत की व्यवस्था को देख रहे थे। तो ये थी प्रांतीय व्यवस्था जिसके अंतर्गत जो जिम्मेदार लोग थे उन जिम्मेदार लोगों के अधीन पूरी की पूरी व्यवस्था चल रही थी। प्रांत के अंदर क्या व्यवस्था करनी है, कैसे क्या लागू करना है। शिवाजी के जो हिंदू कानून थी, पूरी की पूरी व्यवस्था जो थी वो हिंदू कानून के आधार पर चलाई जा रही थी। तो शिवाजी के जो हिंदू कानून थे उनको सही तरीके से लागू करना, जनता का कल्याण करना और जनता को शिवाजी के प्रति वफादार बनाए रखना, ये इन प्रांतीय शासकों की जिम्मेदारी हुआ करती थी। अब देखेंगे कि अगली बात जो मैंने बताई है वो प्रांत महालों में बटे हुए थे। तो महाल स्तर पर क्या व्यवस्था थी? महाल स्तर पर एक जो बड़ा अधिकारी होता था उसको सर हवलदार कहते थे और ये सर हवलदार पूरी महाल की व्यवस्था को देखते थे और सारी की सारी रिपोर्ट अपने प्रांतीय शासक को करते थे। और प्रांतीय शासक यहाँ का किसी भी समय निरीक्षण भी कर सकते थे और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते थे।
इनकी मदद के लिए अनेक कर्मचारी होते थे, जिसमें कारकून, कारकून का मतलब है लिपिक एक तरीके के, जो लेखा की सारी व्यवस्था देखते थे, लेखा जोखा, वो होते थे इनकी मदद करने के लिए। इसके बाद जो महल था वो तर्फ में बटा हुआ था, ठीक। और तर्फ का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता था, जो व्यवस्था को देखता था, वो था हवलदार। हवलदार जो है वो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था महल का, और उसकी मदद के लिए कारकुन होते थे और कुछ अन्य कर्मचारी होते थे जो पूरी की पूरी व्यवस्था में मदद करते थे। तो ये हवलदार अपनी सारी की सारी रिपोर्ट जो थी शासन संबंधी, वो सर हवलदार को देते थे। यानी सर हवलदार को ये पता रहता था कि उसकी तरफों में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है। ये सारी की सारी व्यवस्था इनके अंडर में देखी जाती थी। और इसके बाद जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी शिवाजी के शासन में, शिवाजी की व्यवस्था के अंतर्गत, वो थी गांव। गांव सबसे छोटी इकाई होता था। और यहाँ का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता था शासन के प्रति, उसे पटेल कहते थे या पाटिल कहते थे, पटेल या पाटिल कहते थे। तो ये जो व्यक्ति होता था, ये गांव की पूरी जिम्मेदारी को निभाता था। गांव में जो झगड़े हो रहे हैं उनका निपटारा करना, गांव में जो भू राजस्व संबंधी समस्या अगर कोई है उसका निपटारा करना, भू राजस्व जमा करवाना, सारी की सारी व्यवस्था जो है वो इनके द्वारा देखी जाती थी। तो ये थी शिवाजी की शासन व्यवस्था, जो राज्य स्तर से लेकर के गांव स्तर तक बहुत ही दुरुस्त तरीके से चल रही थी। और अब हम बात करेंगे अष्टप्रधान की। अब जो शिवाजी की अष्टप्रधान थी उसमें देखेंगे कि कौन कौन से पद थे और वो किस तरीके से कार्य करते थे, ये देखना है हमें। तो इसमें सबसे केंद्रीय स्तर पर मैंने बताया कि राजा होता था और अष्टप्रधान होती थी। और अष्टप्रधान में सबसे पहला पद पेशवा का होता था। पेशवा जिसको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार्यता मिली हुई थी। इसका प्रमुख कार्य जो होता था, राजा के जितने भी कार्य थे, राजा के जितने भी कार्य थे वो सभी पेशवा के द्वारा किए जाते थे। जितने भी आदेश जारी होने हैं, जो भी अंतिम निर्णय लेना है, या राजा ने जो भी आदेश दिया है, उन सभी को जारी करना इसका काम होता था। तो राजा जो भी अधिपत्र जारी होता था या आदेश जारी होता था, उस पर पहले पेशवा हस्ताक्षर करता था और राज्य की मुहर लगाता था। इसके बाद राजा अर्थात छत्रपति शिवाजी जब उस पर हस्ताक्षर कर देते थे तो वो आदेश पारित माना जाता था। तो राजा के पद संबंधी जितने भी वैधानिक कार्य थे वो सारे के सारे कार्य पेशवा के द्वारा किए जाते थे। राजा केवल अंतिम हस्ताक्षर करता था या अंतिम स्वीकृति प्रदान करता था। और वो किसी भी विभाग से संबंधित, पेशवा जो है वो किसी भी विभाग से संबंधित कार्य को की निगरानी करवा सकता था, उससे संबंधित आदेश जारी कर सकता था, किसी अधिकारी को तलब कर सकता था। ये सारे के सारे अधिकार उसको प्राप्त थे। दूसरा जो पद था वो था मजूमदार का। मजूमदार को अमात्य भी कहते थे और ये वित्त विभाग का काम देखता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट। वित्त विभाग से संबंधित राज्य की आय के साधन क्या है, राज्य की आय के साधनों में कैसे बढ़ोतरी करनी है, किस तरीके से व्यय करना है, कहां पर कितना राजस्व लागू करना है, कहां से राजस्व इकट्ठा होना है, आना है, सारे के सारे वित्त संबंधी कार्य, किसको दान देना है, कहां पर ग्रांट कौन सी स्वीकृत करनी है, सारा लेखा जोखा, पूरे राज्य का आर्थिक लेखा जोखा और वित्त संबंधी लेखा जोखा वो अमात्य के हाथ में होता था। पूरे के पूरे सारे वित्तीय कार्य जो है वो अमात्य के द्वारा किए जाते थे। अगला है सर ए नौबत। सर ए नौबत ये इनका प्रधान सेनापति होता था, सेनापति होता था। और जब युद्ध होता था तो शिवाजी स्वयं प्रधान सेनापति की भूमिका निभाते थे।
कभी कभार छोटे मोटे युद्ध के लिए इस सेनापति को भेज दिया जाता था, तब वो मुख्य सेनापति की भूमिका में होता था। तो सेना संबंधी सारे कार्य, इन सारे कार्यों में भर्ती, संगठन, अनुशासन, वेतन, इनसे संबंधित जितने भी कार्य होते थे, चाहे सेना में भर्ती कैसे करनी है, क्या व्यवस्था होगी, सेना का संगठन कैसे बनाना है, कि कौन कौन सी दल उसमें निर्धारित करनी है, क्या कुछ करना है, ये संगठन की बात होती। इसके बाद सेना, शिवाजी की सेना जो थी बहुत डिसिप्लिन्ड सेना थी, अनुशासित सेना थी, और इस अनुशासन को बनाए रखना, इन अनुशासन को लागू करना, सारा का सारा काम सेनापति का होता था। इसके बाद वेतन संबंधी, वेतन, पेंशन और जो कल्याणकारी जितनी भी सैनिकों के लिए योजनाएं हैं, उन सब को लागू करना, सेना का पूरा ऑब्जर्वेशन करना, सेना को नियंत्रण में रखना, सेना का उपयोग करना, कहाँ कैसे करना, ये सारा का सारा काम सेनापति के हाथ में था, जिसको सर-ए-नौबत कहते थे। इसके बाद अगला जो अधिकारी था, अगला जो मंत्री था, अगला जो प्रधान था, वो था दवीर, जिसको सुमंत भी कहते थे। सुमंत, इसका काम क्या था? इसका काम था वैदेशिक मामले देखना, एक्सटर्नल अफेयर्स देखना, किसके साथ संधि करनी है, कोई राजनयिक आया है तो उसके दस्तावेजों को देखना, उसका स्वागत करना, अपने राज्य के राजनयिक की नियुक्ति करवाना, बाहर भेजना, और संधि और युद्ध संबंधी जो निर्णय हैं वो राजा के बाद यही लेता था, जिसको सुमंत कहते थे। पूरे वैदेशिक मामले कि किस राज्य से चौथ वसूल करनी है, कहाँ से सरदेश मुखी वसूल करनी है, कैसे संबंध बनाने हैं, क्या करना है, सारे के सारे मामले जो है वो सुमंत के हाथ में होते थे। अगला था वाक्यानबीस। वाक्यानबीस जिसको कि सचिव कहते थे। सचिव जो है उसका काम था पूरे राज्य के दस्तावेजों का लेखा जोखा रखना और आवश्यक राजकीय पत्र व्यवहार करना, एक दूसरे विभाग के साथ पत्र व्यवहार करना, और जितने भी राजकीय कार्य हैं उन कार्यों से संबंधित जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को तैयार करवाना, उन दस्तावेजों की मेंटेनेंस करना, उन दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना, ये सारे के सारे काम इस सचिव के अंडर में होते थे। और इनके लिए एक पूरा का पूरा दल होता था, इनके पास ऑफिस होती थी जो कार्य करते थे। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पदाधिकारी उसमें होते थे। और इसके बाद देखेंगे श्रुनबीस, चिटनेस होता था जो पत्राचार और हिसाब संबंधी रखता था। ये भी पत्राचार करते थे, राजकीय पत्राचार इनके द्वारा भी किया जाता था। और इनके द्वारा जो पत्राचार किया जाता था वो जो प्रांतीय शासक थे उनके साथ, जो महलों के शासक थे उनके साथ, और जो अन्य शासक थे उनके साथ जो राजकीय पत्र व्यवहार था। यानी कि सचिव जो था वो केंद्रीय स्तर का पत्र व्यवहार देखता था, केंद्रीय स्तर की पूरी राजकीय व्यवस्था को देखता था। और चिटनिस जो था वो प्रांत और तर्फ और महाल जो थे उनके साथ जो पत्राचार होना है वो पूरा का पूरा देखते थे। साथ ही एक और जिम्मेदारी उनके पास थी कि जो प्रांतीय शासक हैं और जो महालों के शासक हैं या पदाधिकारी हैं उनसे पूरा हिसाब लेना, राजस्व संबंधी और अन्य किसी प्रकार का हिसाब हो सकता है, वो हिसाब लिखते थे और पूरी निगरानी रखते थे उसकी। तो ये चिटनिस का काम होता था। इसके बाद था न्यायाधीश। न्यायिक कार्य करने के लिए जो राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डिस्प्यूट होते थे, विवाद होते थे, उन विवादों से संबंधित मुकदमे चलते थे। तो जो दीवानी और फौजदारी संबंधी जो मुकदमे थे उन सभी मुकदमों को जो देखता था वो न्यायाधीश होता था। मुख्य न्यायाधीश की भूमिका तो स्वयं छत्रपति शिवाजी के हाथ में थी, लेकिन बाकी सारे के सारे न्याय संबंधी कार्य जो है वो कानूनों की वैधानिकता देखना, न्याय संबंधी कार्य देखना, मुकदमों को निपटाना, जनता के लिए व्यवस्था करना, तो
ये सारी की सारी जिम्मेदारी न्याय विभाग की थी और ये न्यायाधीश महोदय कार्य करते थे। इसके बाद अगला जो पदाधिकारी था या मंत्री था या प्रधान था, उसको कहते थे पंडित राव या सद्र कहा जाता था इनको। ये पूरे सारे के सारे धार्मिक कार्य देखते थे, धार्मिक कार्य देखते थे और राजा को आवश्यकता पड़ने पर सलाह देते थे, परामर्श देते थे। तो धार्मिक कार्यों के अंतर्गत जैसे उत्सवों का मनाना है, अनुष्ठानों का करना है, यज्ञ करवाना है और धर्म संबंधी जो डिस्प्यूट हैं उनको निपटाना है, ये सारे के सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी अष्टप्रधान कार्य करती थी और इनकी मदद के लिए कुछ अन्य पदाधिकारी होते थे। वो पदाधिकारी भी सभी मंत्रियों की या प्रधानों की मदद करते थे और ये पदाधिकारी जो थे वो ऑफिशियल थे, कार्यालय संबंधी कार्य देखते थे। अब जो मैंने आपको बताया है कि जो अष्टप्रधान थी, अष्टप्रधान में जो मंत्री होते थे या प्रधान होते थे वो पूरे एक विभाग को देखते थे और विभाग के अंदर बहुत सारा काम होता है। तो उस विभाग का एक कार्यालय होता था और उस कार्यालय के अंदर 8 प्रमुख पदाधिकारी रखे जाते थे, 8 अधिकारी रखे जाते थे जो पूरा का पूरा उस विभाग का काम देखते थे। चाहे जैसे वो सेना विभाग है, जैसे वैदेशिक विभाग है या वित्त विभाग है, तो उन सब का कार्य देखते थे। उन सभी विभागों के अंदर ये 8 पदाधिकारी होते थे जो अपना काम करते थे। ये कौन कौन से पदाधिकारी थे इनको देखेंगे। तो सबसे पहले दीवान होता था, जो कार्यालय होता था, जैसे मान लीजिए वित्त विभाग का कार्यालय है तो वित्त विभाग का जो कार्य देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं मजूमदार, है ना। और उसके बाद जो कार्यालय संबंधी कार्य है उसको दीवान देख रहे हैं, जिसको हम सचिव कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं। तो हर विभाग के अंदर इस तरीके का एक पद होता था जो सेक्रेटरी के रूप में होता था, जिसको दीवान कहते थे। वो पूरा का पूरा कार्यालय संबंधी कार्य देखते थे उस विभाग का। इसके बाद एक होता था मजूमदार। मजूमदार का मतलब लेखाकार, अकाउंटेंट। पूरा उस विभाग का जो अकाउंट संबंधी मामला था या लेखा संबंधी था, यानी पैसे से जुड़ा हुआ, किसका कितना वेतन देना है, कहाँ पर कितना खर्च करना है, उसकी कहाँ से व्यवस्था करनी है, कैसी डिमांड बनानी है, कैसे पैसा रिलीज करना है, क्या करना है, ये सारा का सारा काम इनका होता था। इसके बाद अगला जो पद था वो था फडनिस का। फडनिस जो थे उपलेखाकार होते थे। लेखाकार का कार्य बहुत ज्यादा था तो उनकी मदद के लिए एक उपलेखाकार भी पद होता था जो लेखा संबंधी कार्य को करने के बाद लेखाकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे और वो उसे अंतिम स्वीकृति प्रदान करते थे। इसके बाद था सबनिस। सबनिस का मतलब कार्यालय प्रभारी, ऑफिशियल इंचार्ज, जो उस विभाग का, जो 8 विभाग थे अलग अलग शिवाजी के शासन प्रबंध में व्यवस्था के अंतर्गत, उनके अलग अलग कार्यालय होते थे और उन कार्यालयों का अलग अलग प्रभारी होता था। वो प्रभारी सबनिस कहलाता था। प्रत्येक विभाग के अंतर्गत ये होते थे कार्यालय प्रभारी। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती थी कि कार्यालय में क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और उसको किस तरीके से करना चाहिए। उसके अंडर में बहुत सारे अन्य कर्मचारी होते थे। इसके बाद अगला है कारखानिस। कारखानिस जो अधिकारी था उसकी जिम्मेदारी थी रसद संबंधी, आपूर्ति संबंधी, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं विभाग में उनकी आपूर्ति कैसे की जाएगी, कहां से की जाएगी, कितनी वस्तुएं खरीदनी है, कहां पहुंचानी है, ये सारी की सारी व्यवस्था जो है वो कारखानिस देखता था। इसके बाद अगला था चिटनिस। अगला जो पदाधिकारी होता था कार्यालय के अंदर वो था चिटनिस। चिटनिस जो है वो पत्राचार लिपिक है। विभाग के अंतर्गत पत्राचार करना, विभाग का दूसरे विभागों के साथ पत्राचार करना,
ये सारा का सारा काम इसके जिम्मे होता था। ये पूरा का पूरा पत्राचार का काम करते थे। इसके बाद जमादार का एक पद होता था। जमादार का मतलब खजांची। खजांची यानी कैशियर, पैसे की जिम्मेदारी, पैसा कैसे देना है, क्या करना है, ये पूरी जिम्मेदारी खजांची के पास होती थी। जो खजाना इकट्ठा होता था, खजाने का मालिक, जो जगह जगह से रेवेन्यू आता था और इकट्ठा होता था, उसका जो इंचार्ज था वो खजांची कहलाता था या जमादार कहलाता था। और अगला पद था पोर्टरिस। पोर्टरिस का मतलब रोकड़िया। रोकड़िया का मतलब कैशियर। कैशियर का मतलब है कैश देना, पेमेंट करना, भुगतान करना। तो ये रोकड़िया जो है वो भुगतान की व्यवस्था को देखता था खास तौर से। यहाँ पर जो धन इकट्ठा होता था वो अधिकारी था। ये धन को जो वितरित करना है, वेतन देना है कि किसी प्रकार की अन्य ग्रांट देनी है, वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा देना है, कुछ भी करना है, तो ये पोर्टरिस देखता था। तो ये थी शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 8 उनके अलग अलग विभाग थे, जिन प्रत्येक विभाग में एक मंत्री होता था और उस मंत्री की अपनी एक जिम्मेदारी होती थी उस विभाग की। वो सारा का सारा कार्य करते थे इन पदाधिकारियों के माध्यम से। ये पदाधिकारी प्रत्येक विभाग में होते थे, यानी प्रत्येक मंत्री के पास ये पूरा का पूरा ऑफिस होता था जो इस कार्य को संचालित करता था। महत्वपूर्ण बात ये है समझने वाली, वो ये है कि शिवाजी के शासन प्रबंध में या शिवाजी की अष्टप्रधान में केवल सेनापति को छोड़कर, केवल सर-ए-नौबत को छोड़कर बाकी सारे के सारे पद ब्राह्मणों के पास थे। सारे के सारे पद ये ब्राह्मणों के पास थे, केवल एक पद ब्राह्मणों के पास नहीं था। इसका मतलब सीधा सा ये है कि शिवाजी जो है वो ब्राह्मणवाद को ही हिंदू धर्म मानते थे, यानी कट्टर हिंदूवादी होने का जो उनका अपना था कि वो हिंदू राज्य स्थापित करेंगे, हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे, उसके पीछे ब्राह्मणवाद की बहुत बड़ी शक्ति थी। और उन्हीं के माध्यम से वो ऊपर से लेकर के, राज्य स्तर से लेकर के और गांव स्तर तक पूरा का पूरा शासन प्रबंध उसी विचारधारा के माध्यम से चला रहे थे। लेकिन शिवाजी का शासन प्रबंध बहुत ही श्रेष्ठ था, इतिहास में उसका अपना एक महत्व है। इसलिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, विषयों पर मैं आपके लिए अध्ययन सामग्री लाता रहूंगा। तब तक अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।